मैं चाहता हूँ आज तुम मुझे मत रोको प्लीज। वो अपने होंठ उसके होंठों के करीब लाते हुए बेहद धीमी आवाज में बोला। अनन्या घबराकर 2 कदम पीछे हटी। नहीं शौर्य, ये गलत है, ये बिल्कुल गलत नहीं है। शौर्य ने उसका हाथ थामकर उसे फिर से अपने करीब खींच लिया। अनन्या का दिल जोरों से धड़क रहा था। वो सीधे उसके सीने से जा लगी। शौर्य ने उसके होंठों पर अपने होंठ रखकर उसके सारे विरोध को जैसे वहीं थाम दिया और पूरी तरह उस पर हावी हो गया। अनन्या का खुद पर से कंट्रोल खो रहा था। वो धीरे से बुदबुदाई, शौर्य, ये ठीक नहीं है। शौर्य ने उसकी आंखों में देखते हुए उसके गालों पर उंगलियां फेरी और शरारत से पूछा, जरा बता सकती हो क्यों ठीक नहीं है? अनन्या के पास कोई जवाब नहीं था। वो भला उससे क्या कहती कि क्यों गलत है। सामने खड़ा शख्स उसका हस्बैंड था। दोनों की शादी हो चुकी थी। अनन्या ने शर्माकर अपनी नजरें झुका ली। हमारी विदाई। शौर्य ने तुरंत उसकी बात बीच में ही काटते हुए उसके होठों पर अपनी उंगली रख दी। विदाई भी हो जाएगी जब होनी होगी, फिलहाल तो मुझे मत रोको। उसके प्यार के जादू में खोते हुए अनन्या का सारा विरोध खत्म हो गया। शौर्य उसे पूरी तरह अपनी बाहों में समेट चुका था। वो रोकने का इरादा रखते हुए भी उसे खुद से दूर नहीं कर पाई। कुछ समय पहले, क्या कर रही हो? सोई नहीं अभी तक? शौर्य ने फोन पर पूछा। नहीं सोई, तुम क्या कर रहे हो? अनन्या ने बिस्तर पर करवट लेते हुए पूछा। तुम्हें याद कर रहा हूँ, तुम्हें महसूस कर रहा हूँ। झूठ बोलते हो। अनन्या मुस्कुराई। नहीं, झूठ तो बिल्कुल नहीं बोलता मैं तो 100% सच कह रहा हूँ। अनन्या पेट के बल लेट गई और तकियों को बाहों में भरते हुए बहुत ही मासूमियत से पूछने लगी, अच्छा बताओ, इस समय तुमने क्या पहना हुआ है? वही कपड़े जो तुमने आज सुबह मेरे लिए पसंद करके निकाले थे। शौर्य की आवाज में एक सुकून था। अच्छा। अनन्या हंस पड़ी। हस्बैंड अगर इतने आज्ञाकारी होना तो वाइफ तो पूरी जिंदगी खुशी रहती है। तो मेरी वाइफ साहिबा, आप आ जाइए ना मेरे पास। ये सब बातें आप मेरे साथ रहकर भी कर सकती हैं। तो कह दो ना अपनी मॉम से कि वो आए और मेरे डैड से बात करके विदाई का दिन पक्का कर ले। ये सुनते ही शौर्य थोड़ा झिझका, फिर हंस पड़ा। मेरी मॉम से तुम्हें बहुत चिढ़ है ना? नहीं तो मैं क्यों चिढ़ूंगी उनसे, वही मुझसे हर वक्त नाराज रहती हैं। खैर, अगर मैं तुम सासू माँ और बहू के झगड़े में पड़ गया ना, तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा, ना मॉम का ना वाइफ का। अच्छा, तो आपको किस तरफ रहना है? अनन्या ने उसे चिढ़ाया। दोनों तरफ। वो मेरी मॉम है जिन्होंने मुझे जन्म दिया है। मैं चाहकर भी उनसे बदतमीजी नहीं कर सकता। और तुम मेरी वाइफ हो जिसे मैं बेहद प्यार करता हूँ। और तुम तो जानती ही हो कि मैंने इस शादी के लिए उन्हें कैसे मनाया था। जानती हूँ। और शौर्य, आगे से तुम कभी भी मुझसे दूर होने के बारे में नहीं सोचोगे, वरना मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। अनन्या ने बनावटी गुस्से में कहा। वो मुस्कुराया। अब तो तुम मेरे पास आ ही रही हो अनन्या। मैं ऐसा क्यों करूंगा? तुम बस मुझसे कभी दूर मत जाना। मैं कभी नहीं जाऊंगी। तुम भी अपना ध्यान रखना। रखूंगा, हमेशा रखूंगा, बहुत प्यार से रखूंगा। शौर्य ने वादे के अंदाज में कहा। ये किस लिए लाए हो? अनन्या ने शौर्य के हाथ में पकड़े पैकेट को देखकर पूछा। तुम्हारे लिए लाया हूँ, और कल तुम हमारी एनिवर्सरी और मेरे जन्मदिन की पार्टी में यही पहनकर आओगी। मैं कल नहीं आ रही, अनन्या ने साफ मना किया। तुम आ रही हो, वरना मैं अपना बर्थडे केक नहीं काटूंगा। तुम जानती हो शौर्य की जिद को। शौर्य, ये कैसी जिद है तुम्हारी? तुम्हारी मॉम बहुत गुस्सा हो जाएंगी। वो हर साल तुम्हारे लिए इतनी बड़ी पार्टी रखती हैं। अगर मैं वहां आई ना तो उनका मूड खराब हो जाएगा। क्या बकवास है, तुम वाइफ हो मेरी। अगर तुम ही मेरे जन्मदिन पर मेरे साथ नहीं होगी तो कैसा जन्मदिन? मैं केक काटूंगा ही नहीं। शौर्य मुंह फुलाकर बैठ गया। तुम समझते क्यों नहीं हो? तुम्हारी मॉम को मेरा चेहरा देखना भी बर्दाश्त नहीं है। वो वहां तमाशा खड़ा कर देंगी। कोई तमाशा नहीं होगा। तुम आओगी और वहीं पहन कर आओगी जो मैंने कहा है। समझ आ रही है ना मेरी बात? शौर्य ने उसके गाल पर हाथ रखते हुए हक से कहा तो अनन्या का दिल पिघल गया और वो मुस्कुरा दी। मैंने मना किया था ना शौर्य, उस लड़की अनन्या को यहाँ मत बुलाना। गायत्री देवी ने गुस्से में कहा। लाइट चालू होने से पहले, मॉम, वो वाइफ है मेरी। शौर्य ने अपनी नजरें चुराते हुए शांत आवाज में कहा। गायत्री देवी की आंखों में कड़वाहट आ गई। मुझे वो एक आंख नहीं भाती। तुम जानते हो ना कि वो किसकी बेटी है। तुम्हारी इस जिद और इस हरकत की वजह से मुझे झुकना पड़ा।
अगर तुम उस वक्त सुसाइड की धमकी ना देते तो मैं कभी भी उस लड़की को अपने घर की बहू स्वीकार नहीं करती। तुमने मुझे मजबूर किया। मॉम, वो वाइफ है मेरी, कुछ ही महीनों में उसकी विदाई होकर वो यहाँ आने वाली है। प्लीज आप ऐसा कुछ मत कहिए। तुम्हें अपने स्टेटस का तो ख्याल होना चाहिए था। उनका परिवार हमारे सामने बहुत छोटा है। तुम इस शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन के इकलौते बेटे हो। कम से कम अपने नाम और रुतबे का तो विचार किया होता। मॉम प्लीज, पार्टी शुरू होने वाली है और आप क्या पुरानी बातें लेकर बैठ गई। शौर्य ने बात को संभालना चाहा। तुम जानते हो कि मैं उसके डैड का सामना नहीं करना चाहती। मॉम, पास्ट में जो कुछ भी हुआ वो बहुत पुरानी बात है। आप उसे भूल क्यों नहीं जाते? जो हुआ सो हुआ, अब हमें लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। मैं आगे बढ़ चुकी हूँ शौर्य, लेकिन मुझे उस इंसान से नफरत है और हमेशा रहेगी। ये कहते हुए गायत्री देवी गुस्से में आगे बढ़ गई और शौर्य उदासी से अपनी मॉम को जाते हुए देखता रहा। वो काले रंग की एक खूबसूरत लॉन्ग मैक्सी ड्रेस पहने हुए थी जिस पर हीरो और सितारों का बहुत ही बारीक और मॉडर्न काम किया गया था। वो उस ड्रेस में बेहद खूबसूरत लग रही थी, इतनी गॉर्जियस कि कोई भी उसे देखता तो अपनी नजरें हटाना भूल जाता। धीमे और सधे हुए कदमों से वो पार्टी हॉल में दाखिल हुई। सिंह विला वाकई किसी राजमहल की तरह बेहद आलीशान और भव्य लग रहा था। अंदर कदम रखते ही अनन्या को अंदाजा हो गया कि ये बहुत बड़े लेवल की हाई प्रोफाइल पार्टी थी। शहर के सभी बड़े और जाने माने लोग वहां मौजूद थे। वो किसी क्वीन की तरह सुंदर और शालीन लग रही थी। जैसे ही उसने मेन द्वार से भीतर एंट्री ली, हॉल में मौजूद कई लोगों की नजरें ठहर गई और लोग उसे देखते ही रह गए। उसकी सादगी और खूबसूरती ने पूरी महफिल का ध्यान अपनी ओर खींच लिया था। हॉल में आगे बढ़ते हुए अनन्या सीधे गायत्री देवी की तरफ बढ़ी, जिन्होंने उसे देखते ही अपनी नाक भौं सिकोड़ ली थी। खैर, वहां मौजूद मेहमानों को दिखाने के लिए अनन्या ने चेहरे पर एक फीकी सी मुस्कान लाकर उन्हें नमस्ते कहा और गायत्री देवी ने भी बिना किसी गर्मजोशी के बेहद रूखा सा जवाब दे दिया। इसके बाद केक कटने की रस्म बहुत ही शानदार तरीके से शुरू हुई। शौर्य ने अनन्या को खुद से एक पल के लिए भी दूर नहीं होने दिया। उसके इस खुले अंदाज को देखकर गायत्री देवी के दिल में जैसे मिर्चियां लग रही थी। शौर्य ने अनन्या का हाथ अपने हाथ में थामकर केक काटा और सबसे पहला टुकड़ा उसे ही खिलाया। शौर्य के लिए अनन्या उसकी वाइफ थी और भरी महफिल में उसे पूरा सम्मान और इज्जत देना वो अपना फर्ज समझता था। वो सबको ये जता रहा था कि अब अनन्या की इस घर और उसकी लाइफ में क्या जगह है। शौर्य के इस केयरिंग अंदाज को देखकर अनन्या की आंखें बार बार भर आ रही थी। वो उसे कितना कंफर्टेबल फील करवा रहा था। वो सबको ये एहसास दिला रहा था कि वहां मौजूद लोग भले ही अनन्या को एक छोटे और साधारण परिवार की लड़की समझकर कमतर आंके, लेकिन शौर्य को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके लिए सबसे बड़ी बात सिर्फ ये थी कि सामने खड़ी लड़की अब अनन्या शौर्य सिंह थी। पार्टी के बाद शौर्य के हाथों की उंगलियां अनन्या के हाथों में उलझी हुई थी और वे दोनों विला के बड़े से लॉन में टहल रहे थे। आसमान में पूरा चांद अपनी पूरी चमक के साथ चमक रहा था, मानो वह उन दोनों की बातों और उनके प्यार का गवाह बन रहा हो। हैप्पी बर्थडे। अनन्या अचानक रुकी और सीधे शौर्य की आंखों में देखते हुए बोली। शौर्य मुस्कुराया। थैंक यू मिसेस सिंह, मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लाई हूँ। अच्छा, सच में? मतलब मैंने सच में उम्मीद नहीं की थी। शौर्य ने हैरानी जताई। क्यों नहीं की? और मैं चाहती हूँ कि जो चीज मैं तुम्हें आज दूंगी उसे तुम कभी खुद से अलग नहीं करोगे और ना ही कभी भूलोगे। चलो मेरे साथ। कहाँ? अपनी आंखें बंद करो। बिल्कुल बंद। शौर्य ने मुस्कुराते हुए आंखें बंद कर ली। अनन्या उसका हाथ पकड़कर उसे धीरे धीरे लॉन से बाहर पार्किंग एरिया की तरफ ले जाने लगी। अनन्या, कहाँ ले जा रही हो मुझे? शौर्य ने आंखें बंद किए हुए ही पूछा। जरा चुप तो रहिए। ठीक है बाबा, अब अपनी आंखें खोलो। शौर्य ने जैसे ही आंखें खोली, उसके सामने अनन्या की कार खड़ी थी जो पूरी तरह से सजी हुई थी। कार की बैक साइड को फूलों, गुब्बारों और एक प्यारे से केक से सजाकर रोशन किया गया था। छोटी छोटी रंग बिरंगी लाइट्स पूरी कार में बिखरी हुई थी। शौर्य हैरान होकर उसकी तरफ देखने लगा। ये सब तुमने कब किया? आज मैंने ऑफिस से हाफ डे लिया था, अनन्या ने झट से चहकते हुए बताया। अच्छा, तो जनाब ने मेरे लिए ऑफिस से छुट्टी ली?
शौर्य ने उसका हाथ चूमा। बिल्कुल, मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए टाइम निकाला था और दोपहर से मैं यही सब फिक्स कर रही थी। केक तो हम कट करेंगे ही, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें तुम्हारा गिफ्ट दूंगी। ओह, तो गिफ्ट भी है? शौर्य की उत्सुकता बढ़ गई। बिल्कुल। अनन्या आगे बढ़ी और एक खूबसूरत सा बॉक्स खोलकर एक बेहद प्यारा सा लॉकेट शौर्य के गले में पहना दिया। इसे खोलकर देखूं? शौर्य ने जैसे उस डिजिटल लॉकेट को खोला, उसकी आंखें खुशी से फैल गई। लॉकेट के खुलते ही उसके किनारों पर छोटी छोटी लाइट्स जलने लगी थी और उसके अंदर उन दोनों की कॉलेज से लेकर अब तक की खूबसूरत यादों की तस्वीरें एक एक करके झलक रही थी। शौर्य की आंखें भीग गईं। थैंक यू सो मच अनन्या, मेरे लिए इतना सब सोचने के लिए, मेरे इस बर्थडे को इतना स्पेशल बनाने के लिए थैंक यू। उसने आगे बढ़कर अनन्या को अपनी बाहों के घेरे में ले लिया। अनन्या ने भी अपना सिर अपने हस्बैंड के सीने पर रख दिया। उसे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सुकून महसूस हो रहा था। आई रियली लव यू, वो बेहद धीरे से बोली। शौर्य ने उसे और कसकर थामते हुए कहा, लव यू टू मिसेस सिंह। अगली सुबह अनन्या जब तैयार होकर नीचे आई तो उसके डैड आनंद प्रकाश हॉल में बैठे अखबार पढ़ रहे थे। कहाँ जा रही हो? डैड ने पूछा। ऑफिस जा रही हूँ डैड। कल रात तुम कहाँ से आई थी? काफी देर हो गई थी। कल शौर्य का बर्थडे था ना? वही मुझे खुद ड्रॉप करने आए थे। हाँ, थोड़ी देर हो गई थी, अनन्या ने सहमते हुए कहा। हाँ, मैंने देखा था। अनन्या, मैंने तुमसे कहा था ना कि इतनी देर तक घर से बाहर मत रहा करो। डैड की आवाज में चिंता और थोड़ी सख्ती थी। डैड, मैं शौर्य के साथ थी, वो मेरे हस्बैंड है। हस्बैंड है, फिर भी तुम दोनों की विदाई अभी नहीं हुई है। तुम अभी भी इस घर में रहती हो। मैं नहीं चाहता कि बाहर के लोग तुम्हारे बारे में कोई भी फालतू बातें बनाए या कोई तुम्हारी मासूमियत का फायदा उठाने की कोशिश करे। आप ये क्या कह रहे हैं डैड? अनन्या घुटनों के बल अपने डैड के सामने बैठ गई। वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, वो ऐसा क्यों करेंगे? वो तुमसे भी प्यार करता है और अपनी मॉम से भी। और जिस घर में गायत्री देवी जैसी औरत हो ना, वो घर ज्यादा दिनों तक शांत नहीं रह सकता। आनंद प्रकाश ने अपनी नजरें चुरा ली। डैड प्लीज। अनन्या ने उनके हाथ थाम लिए। आप मुझे बताते क्यों नहीं कि गायत्री आंटी से आपकी क्या प्रॉब्लम है? मैं और शौर्य यूनिवर्सिटी के दिनों से साथ हैं। जब हमारे रिश्ते की बात चली और दोनों फैमिलीज मिली, तब से मुझे सिर्फ यही एहसास हो रहा है कि पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है जो बहुत गलत था। मगर जो भी हुआ है, आप मुझे साफ साफ बता क्यों नहीं देते? सिंह परिवार से आपकी क्या दुश्मनी है? आनंद प्रकाश ने एक ठंडी सांस ली। उस परिवार से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। वो औरत सिर्फ शौर्य की मॉम है। मेरे लिए इससे बढ़कर उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो फिर गायत्री आंटी और आपके बीच क्या बात हुई थी? मेरे साथ उसका कोई इश्यू नहीं था। सारे इश्यू उसने खुद क्रिएट किए थे और खुद ही आज तक उस नफरत को पाल रही है। अनन्या की आंखें नम हो गई। अगर आज मेरी मॉम जिंदा होती तो मैं उनसे पूछ लेती, मगर वो भी नहीं है। मैं किससे पूछूं? आप तो कुछ बताते ही नहीं। आनंद प्रकाश ने अपनी बेटी का उदास चेहरा देखा और बात बदलते हुए कहा, तुम तो ऑफिस जा रही थी ना? जी डैड। अनन्या भारी मन से खड़ी हुई। आप ऑफिस नहीं जा रहे? नहीं, आज मेरा ऑफ है, मैं घर पर ही हूँ। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। अनन्या अपना बैग संभालती हुई बाहर की तरफ निकल गई, लेकिन उसका दिमाग अभी भी डैड के उन अधूरे जवाबों में ही उलझा हुआ था। हाँ, मैं ख्याल रखूंगा, तुम भी रखना, और शौर्य से मिलने की कोई जरूरत नहीं है, आनंद प्रकाश ने ऑफिस के लिए निकलते हुए कहा। नहीं मिलती डैड, रिलैक्स रहें, अनन्या ने उन्हें शांत करवाते हुए कहा। गुड। डैड के जाते ही अनन्या का फोन बजा। स्क्रीन पर शौर्य का नाम था। उसने कॉल उठाया तो शौर्य बोला, मैं तुम्हारे ऑफिस के बाहर खड़ा हूँ, जल्दी से बाहर निकलो। मैं नहीं आ रही शौर्य, डैड ने मना किया है, अनन्या ने हिचकिचाते हुए कहा। मैंने कहा ना आ जाओ, मतलब आओ। इस वक्त तुम्हारे लिए सबसे जरूरी मेरी बात होनी चाहिए। शौर्य प्लीज, डैड अपसेट हो जाएंगे। अनन्या, मैंने कहा ना, मैं वेट कर रहा हूँ। शौर्य की जिद के आगे अनन्या मजबूर हो गई। वो खड़ी हुई और बाहर की तरफ चल दी। वो शौर्य को नाराज नहीं कर सकती थी, वो उससे बहुत प्यार करती थी। कार का दरवाजा खोलकर अनन्या अंदर बैठ गई। क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? शौर्य मुस्कुराया और अपनी उंगलियों से अनन्या के बिखरे बालों को पीछे करते हुए बोला, कल रात से तुम्हारी बहुत याद आ रही है, तुम्हारे बिना तो अब रहा ही नहीं जाता। अच्छा तो मना लो, अपनी मॉम को ले जाओ विदाई करा के।
मैंने कौन सा मना किया है, मुझे तो कोई ऐतराज नहीं है, अनन्या ने थोड़ा चिढ़ाते हुए कहा। शौर्य मुस्कुराया। कोर्ट मैरिज और शादी के लिए तो वो मान गई। शादी भी हो गई, अब विदाई भी हो जाएगी। वो कहती हैं कि 1 साल बाद विदाई करेंगी। ना जाने उनके क्या ही इश्यूज हैं। डैड से नफरत, यही एक इकलौता इश्यू है। मुझे नहीं पता ये कौन सी पुरानी बात है और क्यों वो डैड से इतनी नफरत करती हैं, मगर खैर सब ठीक हो जाएगा। तुम क्यों डरती हो? शौर्य ने कार स्टार्ट करते हुए कहा। ठीक है, पर मुझे यहाँ क्यों बुलाया? तुमसे बात करनी थी, तुमसे प्यार करना था। विदाई के बाद प्यार कीजिएगा, फिलहाल आप मुझसे इतनी नजदीकियां नहीं बढ़ा सकते। अनन्या ने शर्माते हुए कहा। वो हंस पड़ा। बिल्कुल कर सकता हूँ। ये विदाई का नियम तो हमारे बड़ों ने बनाया है ना, हमारे बीच ऐसा कोई नियम नहीं है। शौर्य प्लीज यार, तुम कब मेरी बात मानोगे? मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, ये गलत है। मुझसे तुम्हारे बिना नहीं रह जाता अनन्या, तो ले चलो ना मुझे अपने घर। डैड से परमिशन ले लो, मैं चली जाऊंगी तुम्हारे साथ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हो ना तुम? अपनी मॉम को समझा लो कि मैं अपनी वाइफ को घर ला रहा हूँ। धूमधाम से बड़ी पार्टी करने की कोई जरूरत नहीं है, मगर जब तक विदाई नहीं होती मुझसे थोड़ा दूर रहा करो। शौर्य उसके इस सीधे अंदाज पर हंस पड़ा। देखो तो सही, मुझसे इतना डर रही हो? तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती करूंगा? नहीं, मैं जानती हूँ तुम ऐसा नहीं करोगे। तो फिर इतनी सीरियस क्यों हो रही हो? हम साथ में टाइम स्पेंड तो कर ही सकते हैं ना। समंदर के किनारे सुकून के पल। सॉरी, कार चलाकर उसे समंदर के किनारे ले आया था। दोनों एक बेंच पर बैठ गए। सामने समंदर की लहरें उठ रही थी और ठंडी हवा से अनन्या के बाल हल्के हल्के उड़ रहे थे। उसने मुस्कुराकर शौर्य की तरफ देखा। आई एम सॉरी, मैं थोड़ी रूड हो गई थी ना। तुम कभी कभी बहुत रूड हो जाती हो, मगर कोई बात नहीं। जब वाइफ को अपने हस्बैंड पर ही भरोसा ना हो तो हस्बैंड क्या कर सकता है? शौर्य ने मजाक किया। ऐसा नहीं है। अनन्या ने अपना सिर शौर्य के कंधे पर रख दिया। शौर्य मुस्कुराया और अपना हाथ उसके गाल पर रखकर उसे थपथपाने लगा। तुम यहाँ मेरे पास बहुत सेफ हो। मैं तुम्हारे बारे में कभी गलत सोच ही नहीं सकता। तुम्हारी इज्जत मेरी इज्जत है, ये हमेशा याद रखा करो। तुम यहाँ किसी पराये मर्द के साथ नहीं बैठी हो। मैं तुम्हारा लीगल हस्बैंड हूँ, और अगर मुझे टाइम पास करना होता या कोई गलत रिश्ता रखना होता तो यूनिवर्सिटी खत्म होते ही मैंने तुमसे शादी करने की जिद न की होती। मैंने शादी इसीलिए की क्योंकि तुम मेरे लिए बहुत स्पेशल थी। तुम पूरा प्यार हो। थी का क्या मतलब है? अनन्या ने सिर उठाकर उसकी आंखों में देखा। शौर्य हंस पड़ा। तुम पूरा प्यार हो। शौर्य ने बात सुधारी तो अनन्या खिलखिलाकर हंस पड़ी। मॉम, मैं चाहता हूँ आप अनन्या को विदाई करा के घर ले आए। मैं उसके बिना नहीं रह सकता। वो मेरी वाइफ है। मुझे उससे दूर मत रखिए। मुझे रात को ठीक से नींद नहीं आती, उसकी याद आती रहती है। मुझे वो अपने पास चाहिए। शौर्य अपनी मॉम के सामने खड़ा था। क्यों? अपने बेटे पर क्यों जुल्म कर रही हैं आप? हमारी शादी हो चुकी है, मेरा उस पर पूरा हक है। मैं उसे खुद से दूर नहीं रखना चाहता, मगर आप बड़ों की इस जिद की वजह से हम दोनों परेशान हो रहे हैं। प्लीज मॉम। गायत्री देवी जो उस वक्त सेब काट रही थी, उन्होंने अपने बालों को कान के पीछे किया और बड़े घमंड से बोली, अगर तुम उसके लिए इतने ही बेचैन हो तो ले आओ उसे। तुम्हारी वाइफ है, वो तुम्हें क्यों रोकेगी? और उसके डैड को भी क्या एतराज होगा? है तो वो आनंद प्रकाश की बेटी ही ना। मॉम, शौर्य लगभग चिल्लाया, मेरी अनन्या ऐसी नहीं है, और उसके बारे में कुछ भी बोलने से पहले प्लीज सोच लिया करें। वो मेरी वाइफ है और इस घर की बहू है। शौर्य ने अपना लहजा धीमा किया क्योंकि सामने ही सर्वेंट कप में जूस डाल रहे थे। गायत्री देवी ने जूस का गिलास हाथ में लिया और बेटे की तरफ देखकर बोली, तो ठीक है ना, मुझे अभी विदाई नहीं करनी। मैंने कहा था ना कि 1 साल वेट करो। आप इतनी निष्ठुर क्यों बन रही हैं? क्या प्रॉब्लम है आपको अंकल से? आप जाकर वो प्रॉब्लम आनंद प्रकाश से क्यों नहीं पूछ लेते? शौर्य ने गुस्से में कहा। तभी हाल में जयवर्धन सिंह, जो शौर्य के डैड थे, वे दाखिल हुए। उनके आते ही गायत्री देवी ने तुरंत बात बदल दी। शौर्य अपनी मॉम के इस दोहरे चरित्र को देख रहा था कि कैसे अपने हस्बैंड के सामने आते ही वो कितनी भली और संस्कारी बन जाती थी। वो पूरी तरह चिढ़ गया और वहां से उठकर चला गया। शाम को अनन्या जब घर लौटी तो वो थोड़ी गुमसुम थी। आनंद प्रकाश ने उसके सिर पर हाथ रखा। क्यों परेशान है मेरी बच्ची? कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है डैड, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बस अपना ख्याल रखा करें।
अनन्या ने मुस्कुराने की कोशिश की। आनंद प्रकाश ने उसे गले से लगाते हुए कहा, तुम मेरे लिए बहुत कीमती हो अनन्या, मेरा सब कुछ तुम ही हो, तुम ही मेरा सब कुछ हो अनन्या, तुम्हारे अलावा तो मेरे पास और कुछ भी नहीं है। आनंद प्रकाश ने भावुक होकर कहा, मैं जानती हूँ डैड, मुझे आपका पूरा ख्याल है और आपकी भावनाओं का एहसास भी है। आपकी इज्जत ही मेरी इज्जत है, पर आप शौर्य से इतना क्यों डरते हैं? मैं शादीशुदा हूँ, वो मेरे हस्बैंड है, मैं उसके पास पूरी तरह सुरक्षित हूँ। बात बस इतनी सी है कि वो मेरे बिना रह नहीं पाते, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। आनंद प्रकाश ने बेटी के सिर पर हाथ रखा। प्यार मर्यादाएं बनाता है बच्चे, प्यार किसी को बदनाम नहीं करता। उससे कहो कि अपनी मॉम को मनाए और तुम्हारी विदाई का रास्ता साफ करे। मैं आज भी अपनी बेटी को खुशी खुशी और पूरे सम्मान के साथ विदा करने को तैयार हूँ, बस मेरा सिर कभी झुकने मत देना। अहंकार गायत्री देवी में है, मुझ में नहीं। मैं आज भी उस औरत के लिए अपने दिल में बहुत सम्मान रखता हूँ अनन्या। अनन्या हैरान रह गई, डैड, अगर आप उनके लिए इतनी इज्जत रखते हैं तो फिर प्रॉब्लम क्या है? वो क्यों हमसे इतनी नफरत करती हैं? आपसे, मुझसे और मुझसे जुड़ी हर चीज से। वो थोड़ा सा मुस्कुराया जिसमें एक उदासी थी। कभी फुर्सत मिले तो आईने के सामने खड़े होकर खुद को जरा गौर से देखना, तुम्हें तुम्हारा जवाब मिल जाएगा। ये कहकर वो उठकर चले गए और अनन्या गहरी सोच में डूब गई। शौर्य कार की सीट पर अनन्या की गोद में अपना सिर रखे हुए था। बहुत थके हुए हो? अनन्या ने उसके माथे को सहलाते हुए पूछा। हाँ, बहुत ज्यादा। आज ऑफिस में बहुत काम था, ऐसा लग रहा था जैसे मेरा दिमाग फट जाएगा। सब ठीक हो जाएगा शौर्य, ऐसी बातें क्यों करते हो? जब घर जाता हूँ तो बिल्कुल अकेला पड़ जाता हूँ, तुम्हारी बहुत याद आती है अनन्या। मैंने शादी इसीलिए तो नहीं की थी ना कि इंतजार की सूली पर लटका रहूं। मैं भी चाहता था कि जब घर लौटूं तो तुम्हारी मुस्कुराती हुई शक्ल देखने को मिले। तुम आसपास होती, तुमसे बातें होती तो मेरी सारी थकान मिनटों में दूर हो जाती। मगर खैर, शायद मेरी मॉम को अभी मेरा और इम्तिहान लेना है। अनन्या उसकी जुल्फों में उंगलियां चलाते हुए मुस्कुराई। जब तुम ऐसी बातें करते हो ना तो मुझे बिल्कुल छोटे बच्चे लगते हो। शौर्य सीधा होकर बैठा और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ अनन्या, तुम्हारे बिना मेरा गुजारा नहीं है। शादी करके बैठा हूँ, फिर भी दूरी हमारे नसीब में लिखी है। तुम्हारे और मेरे बीच कोई ऐसी मजबूरी तो नहीं है ना कि हम दूर रहें। मैं चाहता था कि मेरी लाइफ पार्टनर मुझे सपोर्ट करे। जब मैं इतना परेशान होता हूँ तो मुझे तुम्हारे सहारे की जरूरत होती है और तुम ही पास नहीं होती। तो मैं पास ही तो बैठी हूँ ना शौर्य, हम कार में ही तो हैं। अनन्या ने उसे समझाने की कोशिश की। अनन्या, तुम मेरी वाइफ हो, मेरा रुतबा हो, ये सुकून तुम मुझे हमारे घर पर भी दे सकती हो, यह एहसास मैं घर पर भी बांट सकता हूँ, मगर तुम्हारी खुशबू और तुम्हें महसूस करने के लिए मुझे घर से बाहर भागना पड़ता है, जबकि मुझे तुम हर वक्त मेरे पास चाहिए होती हो। अनन्या शौर्य के गाल को हल्के से छूती हुई हंस पड़ी। खैर, अब मिल तो गई हूं ना, अब मुझे जाने दो, डैड घर आ गए होंगे। शौर्य की कार अनन्या के घर के पास ही खड़ी थी। चलिए मैडम, आप जाइए, मैं कुछ कह तो सकता नहीं क्योंकि फिर से आप बुरा मान जाएंगी। शौर्य ने मजाक में अपनी नजरें घुमाई। अनन्या मुस्कुराई। मैं बुरा नहीं मानती, मैं तुम्हारी हर बात और तुम्हारा स्वभाव अच्छे से समझती हूँ। कार से उतरते हुए उसने गहरी सांस ली। एक तो मैं इन बड़ों की पुरानी दुश्मनियों से परेशान हूँ। शौर्य मुस्कुरा दिया। अनन्या अपनी मॉम की तस्वीर को गौर से देखती रही, मानो उसे उसके सारे सवालों के जवाब मिल रहे हों। वो अपनी मॉम की परछाई थी, बिल्कुल उनके जैसी। क्या गायत्री देवी को मुझसे इतनी नफरत इसीलिए है क्योंकि मैं अपनी मॉम जैसी दिखती हूँ? मगर मॉम से उनकी क्या दुश्मनी थी, वो सोचने लगी। पूरी कहानी अभी भी साफ नहीं थी, लेकिन वो इतना जान गई थी कि गायत्री देवी की नफरत सिर्फ उसके डैड से नहीं बल्कि अनन्या के चेहरे से भी थी, क्योंकि वो तारा की बेटी अनन्या थी। अगले दिन डाइनिंग टेबल पर अनन्या ने अपने डैड की तरफ देखा। डैड, आनंद प्रकाश ने अपनी बेटी की आंखों में देखा। हाँ अनन्या, मैंने कल खुद को बहुत गौर से देखा, मुझे एक जवाब मिला है, अनन्या ने कहा। प्लेट पर चलता हुआ डैड का कांटा वहीं रुक गया। तो क्या समझी तुम? गायत्री देवी तुम्हारी मॉम से क्यों नफरत करती हैं? वो हल्का सा मुस्कुराए। मेरी डैड तो कहते हैं कि उनकी बेटी बहुत समझदार है। आपने बात ही ऐसी की थी कि मैं सोचने पर मजबूर हो गई। डैड प्लीज बताइए ना, पास्ट में ऐसा क्या हुआ था?
कुछ नहीं। आनंद प्रकाश ने गंभीर होते हुए कहा, इसका जवाब भी तुम खुद ही ढूंढोगी, क्योंकि मैं उस अतीत में वापस नहीं जाना चाहता। तुम्हारी मॉम इस दुनिया से जा चुकी हैं और मैं उनकी आत्मा को तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहता। पुरानी बातों को कुरेदने से हमें कुछ हासिल नहीं होगा। जो हो गया सो हो गया। अब गायत्री देवी को भी आगे बढ़ना चाहिए और तुम बच्चों की खुशी के लिए विदाई करवा देनी चाहिए। वैसे वो तुम्हें उस घर में कैसे रखेंगी ये मुझे नहीं पता। शादी के बाद वो तुम्हारे साथ क्या व्यवहार करेंगी मैं नहीं जानता। मैंने तुम्हें शादी से पहले बहुत समझाया था अनन्या, मगर तुम नहीं समझी। खैर, मैं तुम्हारी मोहब्बत के आड़े आकर दुश्मन नहीं बनना चाहता था, क्योंकि मैं खुद इस दौर से गुजर चुका हूँ। इसीलिए मेरी यही दुआ है कि तुम दोनों हमेशा खुश रहो और शौर्य तुम्हारे साथ हमेशा वफा निभाए। नाश्ते की टेबल छोड़ते हुए आनंद प्रकाश घर से बाहर निकल गए और अनन्या वहीं अकेली बैठी उनकी खाली प्लेट को एकटक देखती रही। शाम को जब अनन्या और शौर्य मिले तो शौर्य ने उसके उदास चेहरे को देखकर पूछा, परेशान क्यों हो? परेशान नहीं हूँ, बस सोच रही हूँ कि गायत्री आंटी को मुझसे इतनी नफरत क्यों है। तुमसे नफरत नहीं है अनन्या, उनका इशू तुम्हारे डैड से है, शौर्य ने उसे समझाया। मुझे कुछ जवाब मिले हैं शौर्य। आंटी को मुझसे नफरत इसीलिए है क्योंकि मैं हूबहू अपनी मॉम जैसी दिखती हूँ। अच्छा, और मॉम की तुम्हारी मॉम से क्या प्रॉब्लम थी? शौर्य ने हैरानी से पूछा। पता नहीं, मगर पास्ट में ऐसा कुछ जरूर हुआ है जिससे हम दोनों बिल्कुल अनजान हैं। जाहिर है जो कुछ भी हुआ वो हमारे जन्म से पहले का है। हम कैसे जान सकते हैं? जब तक हमारे बड़े हमें खुद बताना नहीं चाहेंगे हम कुछ नहीं समझ पाएंगे। शौर्य ने कहा, यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है शौर्य। जब तक वे लोग सच नहीं बताएंगे हम अंधेरे में नहीं रहेंगे। शौर्य ने अनन्या का हाथ थामकर उसे अपने होठों से लगा लिया। ये प्रॉब्लम हमारी तो नहीं ना, छोड़ो इन सब बातों को। नहीं शौर्य, ये अब हमारी ही प्रॉब्लम है। हमारी पूरी लाइफ इस बात पर टिकी है। अगर आंटी ने मेरे परिवार को माफ नहीं किया और वो लाइफ में आगे नहीं बढ़ी तो हम कभी खुश नहीं रह पाएंगे। मुझे शादी के बाद उसी घर में तुम्हारे साथ रहना है। अगर आंटी के दिल में इतनी कड़वाहट होगी तो मैं वहां कैसे रहूंगी? ये मेरी जिम्मेदारी है अनन्या। वो तुमसे नफरत करती रही, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जानता हूँ तुम क्या हो और मेरे लिए क्या मायने रखती हो। कब तक शौर्य? वो माँ है तुम्हारी, उनके आगे तो आखिर में तुम वही करोगे ना जो वो चाहेंगी। अनन्या की आवाज में डर था। क्या बकवास है यार। शौर्य थोड़ा चिढ़ा। बकवास नहीं, यही सच है। एक दिन तुम्हें लगेगा कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं हूँ। तुम मुझे बहुत पसंद करते हो, मैं तुम्हारा प्यार हूँ, मैं मानती हूँ, मगर वो तुम्हारी माँ है। उनके 2 आंसुओं के आगे मेरे 4 आंसू भी तुम्हें फीके लगेंगे। शौर्य उसकी ओर नजदीक आया और सीधे उसकी आंखों में देखते हुए बोला, तो फिर आने दो वो 4 आंसू, फिर फैसला करेंगे कि किसके आंसू मायने रखते हैं और किसके नहीं। तुम ये फैसला कैसे कर सकते हो? मैं कर सकता हूँ, क्योंकि वो मेरी माँ जरूर है, पर तुम सिर्फ मेरी वाइफ नहीं हो। शौर्य की आंखें गहरी हो गईं। तुम मेरी जीने की वजह हो, मेरी पूरी लाइफ हो। शौर्य के इन शब्दों पर अनन्या पलटकर उसकी आंखों में देखने लगी। क्या कहा तुमने? बिल्कुल ठीक कहा मैंने। तुम मेरी पूरी कायनात हो अनन्या। क्या इतना काफी नहीं है कि जो शौर्य तुम्हारे लिए अपनी जान देने की जिद कर सकता है, वो तुम्हारे लिए इस दुनिया को पलटने का हौसला भी रखता है। इसीलिए आगे से मेरे सामने कभी ये मत कहना कि तुम कुछ नहीं हो। तुम मेरे लिए क्या हो, ये मेरे दिल पर हाथ रखकर पूछो। उसने अनन्या का हाथ अपने सीने पर रख दिया। अनन्या की आंखें भीग चुकी थी। उसे शौर्य के दिल की धड़कन साफ महसूस हो रही थी। अगले दिन अनन्या अपने डैड के स्टडी रूम की सफाई कर रही थी। पुरानी किताबों से धूल साफ करते हुए उसने एक गहरी सांस ली। कितने दिनों से इस कमरे की सफाई नहीं हुई थी, मेरी ही गलती है। तभी एक पुरानी किताब को उठाते ही उसके बीच से एक पुरानी तस्वीर नीचे गिर गई। अनन्या ने उस तस्वीर को उठाया और धूल साफ करके जैसे ही गौर से देखा, वो अपनी जगह पर ठिठक कर रह गई। तस्वीर में उसकी मॉम तारा के साथ कोई और नहीं बल्कि युवा गायत्री देवी खड़ी थी। अनन्या उस तस्वीर को बिना पलक झपकाए देखती रही। तस्वीर में वो दोनों एक दूसरे के बेहद करीब थी, हंसती मुस्कुराती हुई, जैसे उन दोनों में बहुत गहरा और अटूट प्यार हो। अगर वे दोनों पास्ट में इतनी क्लोज थी तो आज गायत्री आंटी को मम्मा से इतनी नफरत क्यों है? अनन्या गहरी सोच में डूब गई। तब स्टडी रूम का दरवाजा खुला और डैड को अंदर आता देख अनन्या ने तुरंत वो तस्वीर अपनी पीठ के पीछे छुपा ली।
क्या कर रही हो अनन्या? आनंद प्रकाश ने पूछा। बस सफाई कर रही थी डैड। अनन्या ने खुद को सामान्य दिखाने की कोशिश की। वो मुस्कुराए। ये सब मैं खुद कर लिया करूंगा, तुम क्यों आज पूरे घर को सिर पर उठाए फिर रही हो? बस ऐसे ही डैड, आपको तो पता है ना, हफ्ते में एक ही दिन मेरा ऑफ होता है और वो एक ही दिन तुम सफाई में गुजार देती हो। खैर, पीठ पीछे क्या छुपाया है तुमने? आनंद प्रकाश की तेज नजरें उसके हाथ पर पड़ी। कुछ नहीं तो डैड। अनन्या थोड़ा सा डरी। दिखाओ मुझे क्या है। डैड ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। अनन्या ने धीरे से वो तस्वीर उनके हाथ में थमा दी। तस्वीर को देखते ही आनंद प्रकाश की आंखें पथरा सी गई। उनके चेहरे का रंग बदल गया। ओह, तो तुम कड़ियों से कड़ियां जोड़ रही हो? नहीं डैड, मैं तो बस सफाई कर रही थी। मैं जानता हूँ तुम बस सफाई कर रही थी। शायद तुम्हारी किस्मत तुम्हें उस अतीत की तरफ खींच रही है। पर मत जाओ अनन्या, वहीं रुक जाओ। अगर उस अतीत के पन्नों को खोलोगी तो दर्द के अलावा तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। मगर ऐसा क्यों डैड? मैं जानना चाहती हूँ। मेरी पूरी लाइफ इस सच पर टिकी है। अनन्या ने जिद की। आनंद प्रकाश ने एक गहरी सांस ली। मैं चाहता हूँ कि ये सच गायत्री देवी तुम दोनों को खुद बताएं। मैं चाहता हूँ कि वो खुद इस राज को खोले और सच बोले। मैं अपनी तरफ की कहानी तुम दोनों को नहीं सुनाना चाहता। मैं चाहता हूँ कि गायत्री देवी खुद अपना मुंह खोले कि उसे मुझसे और मेरे परिवार से इतनी नफरत क्यों है। जब वो अपनी बात कह देंगी तब मैं बताऊंगा कि इस कहानी का दूसरा पहलू क्या था। अनन्या चुपचाप अपने डैड का चेहरा देखती रही। रहस्य सुलझाने की बजाय और गहरा हो गया था। मैं चाहता हूँ आज तुम मुझे मत रोको प्लीज, शौर्य ने एक बार फिर अनन्या को अपनी बाहों में भींचते हुए कहा। उसके होंठ अनन्या के होंठों को छू रहे थे। अनन्या घबराकर 2 कदम पीछे हटी। नहीं शौर्य, ये गलत है। ये बिल्कुल गलत नहीं है। शौर्य ने उसका हाथ थामकर उसे फिर से अपने सीने से लगा लिया। अनन्या पूरी तरह उसके करीब आ चुकी थी। शौर्य ने उसके होंठों पर अपने होंठ रखकर उसके हर विरोध को शांत कर दिया और पूरी तरह उस पर हावी हो गया। अनन्या का खुद पर से कंट्रोल पूरी तरह बिखर रहा था। वो धीरे से बुदबुदाई, शौर्य ये गलत है। पर शौर्य उसकी आंखों में देखता हुआ उसके गालों पर उंगलियां फेरने लगा। शौर्य उसके गालों पर उंगलियां फेरने लगा। जरा बता सकती हो कि क्यों गलत है? अनन्या के पास कोई शब्द ही नहीं थे। वो भला उससे क्या कहती कि क्यों गलत है। सामने खड़ा मर्द उसका हस्बैंड था। अनन्या ने अपनी नजरें झुका ली। हमारी विदाई। शौर्य तुरंत उसके होंठों पर अपनी उंगली रख चुका था। विदाई भी हो जाएगी जब होनी होगी, फिलहाल मुझे मत रोको। उसमें खोते हुए अनन्या के सारे विरोध धीरे धीरे खत्म हो गए। शौर्य अनन्या को पूरी तरह अपनी बाहों के घेरे में ले चुका था। वो रोकने का पक्का इरादा रखते हुए भी उसे खुद से दूर नहीं कर पाई थी। अगले दिन अनन्या अपने ऑफिस में इधर से उधर घूम रही थी। क्लाइंट से बात करती हुई और कुछ फाइल्स को चेक करती हुई वो व्यस्त थी। तभी अचानक सामने उसे शौर्य चलता हुआ दिखाई दिया। वो सीधे उसकी तरफ आ रहा था। बात हो सकती है अनन्या? शौर्य ने पास आकर धीमे से पूछा। शौर्य, मैं इस वक्त ऑफिस में हूँ और मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। अनन्या ने मुंह फेरते हुए कहा। खफा हो प्लीज, शौर्य वो मनाने वाले अंदाज में बोला। अंदर ही मेरे बॉस बैठे हैं शौर्य। अगर उन्होंने मुझे तुमसे इस तरह बात करते हुए देख लिया ना तो बिना वजह तमाशा खड़ा हो जाएगा। तुम अंदर जाओ और उनसे कुछ देर के लिए हाफ डे या ऑफ लेकर आओ, वरना मैं वाकई यहाँ तमाशा खड़ा कर दूंगी। शौर्य ने जिद पकड़ ली। शौर्य प्लीज, अनन्या जैसे मिन्नतें करने पर उतर आई। मैंने कहा ना जाओ और अपने बॉस से कुछ देर के लिए ब्रेक लेकर आओ। मैं बाहर वेट कर रही हूँ, समझ रही हो ना मेरी बात? वो बहुत ही कड़े और हठी लहजे में उसे अपनी बात समझाकर बाहर निकल गया। अनन्या बेबसी से उसे जाता हुआ देखती रही। उसका पार्टनर कभी कभी बेहद जिद्दी और कठोर हो जाता था। थोड़ी देर बाद अनन्या बाहर आई और गाड़ी का दरवाजा धड़ाम से बंद करती हुई शौर्य की तरफ देखने लगी। क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? क्यों तंग करके रखा हुआ है मुझे तुमने? अभी तक खफा हो? शौर्य ने प्यार से पूछा। बिल्कुल खफा हूँ, सिर्फ खफा नहीं हूँ, बहुत ज्यादा नाराज हूँ। कल रात तुमने मेरी एक नहीं सुनी। जो भी हुआ वो गलत था। डैड नाराज हो जाएंगे, मुझसे दूर हो जाएंगे। मैं कैसे सहूंगी उनकी नाराजगी? मेरे पास उनके अलावा इस दुनिया में और कोई नहीं है शौर्य। मैं उन्हें खो नहीं सकती। मॉम को तो मैं बहुत साल पहले ही खो चुकी हूँ। उनके बिना ये 7 साल मैंने कैसे गुजारे हैं मैं ही जानती हूँ।
बहुत मुश्किल भरे 7 साल थे वो। प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो। अनन्या की आंखों में आंसू आ गए। अब जो होना था वो तो हो चुका ना, अब गुस्सा क्यों कर रही हो? शौर्य ने उसका हाथ थामकर अपने होठों से लगा लिया। मेरी वाइफ हो तुम अनन्या, बहुत प्यार करता हूँ मैं तुमसे। उसने आगे बढ़कर अनन्या को अपने सीने से लगा लिया, मानो उसके दिल के सारे डर और असुरक्षा को दूर कर रहा हो। अनन्या को उसके सीने से लगकर थोड़ा सुकून मिला। उसका सिर थपथपाते हुए सौर्य ने अपने हाथ उसके बालों में चलाए। अनन्या की आंखें धीरे धीरे शांति से बंद होने लगी। प्लीज रिलैक्स हो जाओ, कुछ भी गलत नहीं हुआ है, मेरा तुम पर पूरा हक है। जो भी हुआ जैसे भी हुआ, मैंने कुछ गलत तो नहीं किया ना? ये हमेशा याद रखो कि हमारा कानूनी तौर पर शादी हो चुकी है। तुम्हारी इज्जत मतलब मेरी इज्जत। तुम्हारे डैड क्या सोचते हैं या मेरी मॉम क्या सोचती है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दुनिया को जवाब देने वाला मैं हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। तुम्हारी दिमाग से ये सारे फालतू ख्याल झटक दो और प्लीज मुझसे यूँ नाराज मत रहो। अनन्या ने मुस्कुराकर खुद को उससे थोड़ा दूर किया। मनाने आए हो मतलब? बिल्कुल मनाने आए हूँ। तुम्हारी ये नाराजगी मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। पिछले 1 हफ्ते से तुम मेरी कॉल्स नहीं उठा रही हो, मुझसे ठीक से बात नहीं करती। ऑफिस आता हूँ तो टाल देती हो, आज इसीलिए थोड़ा गुस्सा दिखाना पड़ा और मैं बिना बताए सीधे आ गया। प्लीज माफ कर दो। अनन्या ने अपना हाथ शौर्य के गाल पर रखा। ओके, पर मैं सच में बहुत अपसेट थी। तुमने मेरी बात नहीं मानी, अपनी जिद पर अड़े रहे और उसे पूरा भी किया। वो उसे डराते हुए बोली। शौर्य हंस पड़ा और अपना सिर कार की सीट के पीछे टिका दिया। उसके चेहरे पर अनन्या के लिए प्यार के सारे रंग साफ दिख रहे थे। क्या करूं, तुम्हारे आगे मजबूर था। उसने अनन्या के हाथ में अपनी उंगलियां फंसाई और गहराई से उसकी आंखों में देखने लगा। अनन्या ने अपनी नजरें चुरा ली। वो उसकी इन बेबाकी और पारखी नजरों का सामना नहीं कर पा रही थी और शौर्य सिंह उसकी इस अदा पर खिलखिलाकर हंस पड़ा। शाम को अनन्या सीधे शौर्य के घर यानी सिंह बिला पहुंच गई। उस वक्त शौर्य घर पर नहीं था। हॉल में गायत्री देवी बैठी थी। अनन्या को देखते ही उनके तेवर बदल गए। क्या जानना चाहती हो मुझसे? शौर्य घर पर नहीं है, गायत्री देवी ने रूखेपन से कहा। मैं शौर्य के लिए इस घर में नहीं आई हूँ, मैं आपसे मिलने आई हूँ, अनन्या ने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा। अच्छा, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी शक्ल देखने को भी इच्छुक हूँ? अनन्या मुस्कुराई। मुझे अच्छे से अंदाजा है इस बात का, मगर आपको मेरी शक्ल तो देखनी ही पड़ेगी आंटी। सिर्फ आज नहीं बल्कि पूरी जिंदगी देखनी पड़ेगी। कैसे देखेंगी आप? इसीलिए मैं आज खुद आपको अपनी शक्ल दिखाने आई हूँ, ताकि आप मुझे देखती रहें और आपको मेरी मौजूदगी का अंदाजा होता रहे। गायत्री देवी गुस्से में आगे की तरफ झुकी और अपना हाथ टेबल पर पटका। उन्होंने अपनी आंखें सख्त करते हुए अनन्या की तरफ देखा। अपनी औकात में रहो लड़की, मेरी औकात। अनन्या ने भी बिल्कुल उसी अंदाज में अपना हाथ टेबल पर रखा और अपनी नजरें सीधे गायत्री देवी की आंखों में गाड़ दी। आपके इकलौते बेटे की वाइफ हूं मैं, ये है मेरी औकात। वो मुझसे बेइंतहा प्यार करता है, ये है मेरी औकात। और भी कुछ याद दिलाऊं या इतना आपके लिए काफी है? इस घर की इकलौती बहू हूं मैं, ये है मेरी औकात। अब बताइए, हमारे बीच 1 to 1 सीधी बात हो सकती है या अभी आपको और लड़ना है? अनन्या के इस तीखे और बेबाक रूप को देखकर गायत्री देवी कुछ पल के लिए अवाक रह गईं। तभी अनन्या ने अपनी नजरें थोड़ी घुमाई और सीधे मुद्दे पर आई। आप मेरी मॉम तारा से इतनी नफरत क्यों करती हैं? क्योंकि ये जो नफरत आप हर वक्त मुझे दिखाती हैं, ये मेरे लिए तो है ही नहीं। इतना तो मैं अब समझ चुकी हूँ। ये नफरत मेरी मॉम से है और ये नफरत मेरे डैड से है, मगर क्यों? क्या ये सवाल तुम्हें आनंद प्रकाश से नहीं करना चाहिए था? गायत्री देवी ने पलटवार किया। वो कहते हैं कि इस पास्ट के पन्नों को पहले आप खोलें, जिसके बाद इस कहानी का दूसरा पहलू वो बताएंगे, अनन्या ने कहा। ये सुनते ही गायत्री देवी अजीब अंदाज में खिलखिलाकर हंस पड़ी। अनन्या बिना कुछ बोले खामोशी से उस औरत की कड़वाहट से भरी हंसी को देखती रही। गायत्री देवी की कड़वाहट से भरी हंसी धीरे धीरे शांत हुई। फिर जैसे उन्होंने बोलना शुरू किया, उनके चेहरे पर बरसों का दबा गुस्सा और नफरत साफ दिखने लगी। तारा और आनंद प्रकाश, हम तीनों एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। तारा और मैं दोनों एक ही घर से आते थे, यानी तारा मेरे पापा के सबसे अच्छे दोस्त की बेटी थी।
हम दोनों सिर्फ बहनें नहीं, बेस्ट फ्रेंड थी। एक दूसरे के बिना रह नहीं पाती थी। बहुत प्यार था हम दोनों में। फिर एक दिन मैंने महसूस किया कि तारा किसी की तरफ अट्रैक्ट हो रही है। उसे किसी से प्यार हो गया है। जब मुझे पता चला तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे जिससे प्यार हुआ था, मैं भी उसे आनंद प्रकाश से प्यार करती थी। गायत्री देवी ने एक ठंडी सांस ली। मुझे अपने इस प्यार का एहसास बहुत देर से हुआ था और उसकी कई वजह थी। यह स्वीकार करना मेरे लिए जानलेवा था। मैं आनंद प्रकाश के सामने जाकर खड़ी हो गई और मैंने उनसे कहा, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम तारा से प्यार कैसे कर सकते हो? आनंद प्रकाश अपनी जगह से उठ खड़े हुए और बोले, क्या बकवास है गायत्री, हम सिर्फ दोस्त हैं। तारा से प्यार करना मेरे लिए कोई ऑप्शन नहीं था। तुम्हारे लिए तो वैसे भी ये सब ऑप्शन ही है ना। उन्होंने मुझे ताना मारते हुए कहा था कि तारा मेरे दिल में बस गई है और जो वो है वो तुम कभी नहीं बन सकती। वो कभी बन ही नहीं पाई। गायत्री देवी के शब्द अनन्या को कांटों की तरह चुभ रहे थे। उन्होंने आगे कहा, कुछ ही दिनों में मैं अपने ईगो, अपने अहंकार का शिकार हो गई। मैंने उस प्यार को अपनी प्रतिष्ठा का मुद्दा बना लिया। मैंने बहुत कोशिशें की कि आनंद प्रकाश को मुझसे प्यार हो जाए और वो तारा को छोड़ दे, मगर ऐसा नहीं हुआ। इसके पीछे एक वजह भी थी जिसे मैं आज भी याद रखना नहीं चाहती। सच तो यह है कि आनंद को खोने में मेरी अपनी भी गलती थी, लेकिन मुझे बस यही याद रहा कि आनंद तारा को चुनकर मुझे कैसे छोड़ सकता है। यूनिवर्सिटी खत्म होने के बाद तारा और आनंद प्रकाश की शादी हो गई। उसी दिन मैंने तारा से अपने सारे रिश्ते हमेशा के लिए खत्म कर दिए थे। नफरत इस कदर बढ़ चुकी थी कि मैं पूरे परिवार में उनके खिलाफ कड़वाहट के बीज बोती रही। फिर मेरी शादी मुझसे 15 साल बड़े जयवर्धन सिंह से करवा दी गई। मेरे पेरेंट्स ने सिर्फ प्रॉपर्टी, रुतबा और रसूख देखते हुए अपनी इकलौती बेटी की शादी एक ऐसे इंसान से करवा दी जिसे न मैं जानती थी और ना ही हमारी कोई अंडरस्टैंडिंग थी। यही दुख, यही दर्द और खालीपन मुझे सारी जिंदगी आनंद और तारा से नफरत करने पर मजबूर करता रहा। अगर आनंद प्रकाश ने उस वक्त मेरे साथ ऐसा ना किया होता तो आज मैं ये नापसंद जिंदगी ना गुजार रही होती। गायत्री देवी के मुंह से ये सच सुनने के बाद अनन्या के पैरों में जैसे जान ही नहीं बची थी। वो बहुत ही कमजोर और टूटते कदमों से अपने घर में दाखिल हुई। हॉल में बैठे उसके डैड आनंद प्रकाश ने आगे बढ़कर उसकी तरफ देखा। क्या हुआ अनन्या? कुछ नहीं डैड। अनन्या ने अपनी कांपती आवाज को संभालने की कोशिश की। तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों पड़ रहा है? कुछ हुआ है क्या? अनन्या, मुझे बताओ क्या हुआ? आनंद प्रकाश की चिंता बढ़ गई। क्या तुम गायत्री देवी से मिलकर आई हो? ये सुनते ही अनन्या के होंठ कांप उठे। डैड, मैं जानना चाहती हूँ कि पूरा सच क्या है। आपने मम्मा से प्यार किया, उन्हें भी आपसे प्यार था, पर आपके और गायत्री आंटी के बीच क्या ऐसा कुछ नहीं था? आनंद प्रकाश ने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं था अनन्या, मैं सच जानना चाहती हूँ डैड, मुझे पूरा सच सुनना है। अनन्या लगभग रोते हुए चिल्लाई, मैं जानना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे क्या नहीं बताया। आपके और उनके बीच ऐसा क्या रहा था कि वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाए कि आपको मम्मा से प्यार हो गया है? आनंद प्रकाश धीरे से पलटे और अपनी बेटी की आंखों में सीधे देखते हुए बोले, क्योंकि मैं उस वक्त गायत्री से प्यार करता था। अनन्या झटका खाकर 2 कदम पीछे हट गई। उसे अपनी कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। हाँ अनन्या, मैं उससे बहुत प्यार करता था। आनंद प्रकाश ने एक गहरी सांस ली। जानती हूँ हम दोनों आज एक दूसरे के सामने क्यों खड़े नहीं हो सकते, क्योंकि वो जानती है कि उसने जो किया उसका फल उसने खुद भुगता है। मुझे अपनी लाइफ पर कोई पछतावा नहीं है। मैंने तुम्हारी मॉम के साथ अपनी जिंदगी बहुत खूबसूरत गुजारी है। उस औरत ने मुझे जीवन में सुकून के अलावा और कुछ नहीं दिया। अगर मेरी शादी गायत्री से हो जाती तो वो सारी जिंदगी मुझे कमतर होने का एहसास दिलाती रहती। मैंने उसके सामने अपने प्यार का इजहार किया था और उसने मुझे ये कहकर रिजेक्ट कर दिया था कि मैं उसके स्टेटस और स्टैंडर्ड पर पूरा नहीं उतरता। मैं उसे वो लग्जरी लाइफ नहीं दे पाऊंगा जिसकी वो आदी है। आनंद प्रकाश की आंखों में तारा की यादें तैर गई। तुम्हारी मॉम वो आलीशान महल जैसा घर छोड़कर मेरे पास आई थी अनन्या। शादी के बाद कभी भी उस औरत ने एक शब्द की शिकायत नहीं की।
वो इतनी रईस जिंदगी छोड़कर आई थी, फिर भी उसने खुद जॉब की, मैंने भी जॉब की और हम दोनों ने मिलकर अपनी एक नई दुनिया बनाई। तुम भी तो आज आत्मनिर्भर हो और भगवान का शुक्र है कि मुझ पर कोई बोझ नहीं हो। अनन्या, तुम्हारी मॉम और मैंने मिलकर अपनी लाइफ को सुंदर बनाया था। अगर मेरी शादी गायत्री देवी से होती तो मैं वैसी सम्मानजनक जिंदगी कभी न गुजार पाता। उस औरत ने मेरे प्यार को कई बार ठुकराया था। फिर जब मुझे तारा के रूप में एक सच्ची हमसफर मिली और मुझे उससे प्यार हो गया, मुझे वो कंफर्ट मिला जो मैं चाहता था, तब गायत्री को अचानक याद आया कि उसे भी मुझसे प्यार है। वो कोई प्यार नहीं था अनन्या जो उसे मुझसे हुआ था। वो सिर्फ एक जलन थी, एक ईर्ष्या थी जो वो तारा से रखती थी। हमारी शादी हो गई मगर उसने हमारा पीछा नहीं छोड़ा। वो तारा के लिए अपने घर वालों के दिलों में नफरत भरती रही, उसके कैरेक्टर पर उंगलियां उठाती रही कि वो यूनिवर्सिटी सिर्फ गलत कामों के लिए जाती थी, जबकि सच तो ये है कि गायत्री से कई गुना ज्यादा शालीन, संस्कारी और अच्छे चरित्र की तुम्हारी मॉम थी अनन्या। आनंद प्रकाश का गला रूंध गया, मगर मैं उसे जज नहीं कर रहा, मैं बस ये बता रहा हूँ कि वो औरत कितनी कठोर है, कि उसकी जिंदगी में कोई आईना ही नहीं है। आनंद प्रकाश का गुस्सा और दर्द उनकी आंखों में साफ दिख रहा था। जिस आईने में वो अपनी शक्ल साफ देख पाए कि वो कितनी मतलबी और स्वार्थी हैं। जो औरत आज भी शादी के इतने सालों बाद अपने हस्बैंड के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करती हो कि उसने उसके साथ अपनी नापसंद जिंदगी गुजारी हो, सोचो किस तरह की औरत होगी। जिस इंसान से उसे इतनी सुख सुविधाएं मिली, इतना रुतबा, सम्मान और इतना बड़ा महल मिला, वो उसके साथ खुश नहीं रह पाई तो वो मेरे साथ कैसे खुश रहती। उन्होंने एक गहरी सांस ली। ईश्वर ने मेरी रक्षा की, मेरी भावनाओं और मेरी इज्जत को बचाया। उन्हें मुझे हमेशा सिर उठाकर जीने का मौका देना था और तुम्हारी मॉम के रूप में मैं हमेशा गर्व से जिया। हमारे रिश्ते की खूबसूरती यही थी कि हम हस्बैंड वाइफ होने के साथ साथ एक समय पर बहुत अच्छे दोस्त थे और अगले ही पल बेहतरीन पार्टनर्स। हमारे बीच कभी कोई कंपटीशन नहीं था। अगर वो मुझसे नफरत करती ना, तो मैं भी उससे नफरत करता हूँ। अगर वो मेरी तारा से नफरत करती है तो मैं उससे कहीं ज्यादा उससे नफरत करता हूँ। आनंद प्रकाश ने बेहद चिंतित होकर अनन्या की तरफ देखा। खैर, तुमने उसके बेटे से शादी कर ली, ये सोच कर ही मुझे रात को नींद नहीं आती। वो इस कदर चालबाज औरत है कि अपने बेटे को कुछ भी कहकर भड़का सकती है। इसीलिए कहता हूँ अनन्या, अपना ख्याल रखा करो। अपने हस्बैंड को पूरी तरह अपने प्यार में बांध लो। उसे कहो कि अब विदाई की बात करे। उसे मनाओ कि वो अपनी मॉम को इसके लिए राजी करे, क्योंकि तुम्हारे डैड में अब इतना हौसला नहीं है कि मैं तुम्हें समाज में रुस्वा होते हुए देख सकूं। ये कहते हुए वो भारी कदमों से आगे बढ़े और अनन्या उस पूरे सच के बोझ के साथ हॉल में अकेली खड़ी रह गई। उसी शाम जब अनन्या सौर्य से मिली तो सौर्य ने उसे परेशान देखकर पूछा, उदास क्यों हो? पता नहीं तुम मानोगे या नहीं मानोगे, मगर मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। अनन्या, मैं फिलहाल कुछ नहीं जानना चाहता। शौर्य ने उसका हाथ थामते हुए कहा, मैं आज तुम्हें बस ये बताने आया हूँ कि मैं चाहता हूँ तुम अब मेरे घर चलो। हम साथ में मॉम से बात करें विदाई के लिए। जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। मैं अब तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। वो आगे बढ़ा और अपने होठ अनन्या के माथे पर रख दिए। उसका माथा चूमते हुए वो उसकी आंखों को चूमने लगा। अनन्या की आंखें नम थी। वो इस इंसान के बिना जीने की कल्पना भी नहीं कर सकती थी। वो जो उसका सब कुछ था, जिसके पास रहकर वो सबसे ज्यादा सुरक्षित और सुकून महसूस करती थी। उसने शौर्य का हाथ थामकर अपने होठों से लगा लिया। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ शौर्य। शौर्य मुस्कुराया। इस प्यार के लिए तो मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ, इसीलिए तुम्हें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। अनन्या मुस्कुराई। खुशकिस्मत हूँ मैं कि मुझे बार बार अपनी बातों की सफाई नहीं देनी पड़ती। बिल्कुल, तुम्हें कोई सफाई देने की जरूरत ही नहीं है। मैं तुम्हारी आंखों से पढ़ सकता हूँ कि तुम मेरे लिए क्या महसूस करती हो। तुम्हें मुझ पर कितना भरोसा है और मेरा वादा है तुमसे, मैं वो भरोसा कभी टूटने नहीं दूंगा। उम्मीद तो यही है मुझे, अनन्या ने कहा। सौर्य हंस पड़ा। तो तुम क्या कह रही थी? मैं बस इतना चाहती थी कि कल तुम्हारी मॉम से मिली थी मैं। ये सुनते ही शौर्य ने एक गहरी सांस ली। क्या सच में? प्लीज।
ये मत कहना कि उन्होंने तुम्हारे साथ कुछ बुरा व्यवहार किया है। वो अचानक अलर्ट होकर बैठ गया। नहीं नहीं, मैं पास्ट के बारे में जानने नहीं आई थी। तो फिर क्या कुछ पता चला? शौर्य की उत्सुकता बढ़ गई। हाँ, बहुत कुछ। क्या पता चला? अनन्या बिना कुछ छुपाए एक एक शब्द शौर्य को बताने लगी। जैसे जैसे सच सामने आ रहा था, शौर्य ने अपना हाथ अपने सिर पर रख लिया और अपने सिर को कार की सीट के पीछे टिका दिया। हे भगवान, पास्ट तो पास्ट होता है ना। मॉम की शादी जिस परिस्थिति में भी डैड से हुई हो, पर शादी तो हो गई ना। शौर्य ने परेशान होकर कहा। यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है शौर्य की, वो लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। डैड आज भी कहते हैं कि वो उस औरत के लिए अपने दिल में सम्मान रखते हैं, लेकिन गायत्री आंटी की नफरत उन्हें भी कड़वाहट का जवाब कड़वाहट से देने पर मजबूर करती है। मैंने देखा है डैड कभी खुद से कुछ बुरा नहीं बोलते, बस जब मॉम का जिक्र आता है तो उनके मुंह से कुछ बातें निकल जाती हैं। मैं नहीं जानती शौर्य, मगर आंटी की नफरत कल मैंने उनकी आंखों में साफ देखी है। वो हमें कभी खुश नहीं रहने देंगी। ये तुम क्या कह रही हो अनन्या? वो मेरी माँ है। शौर्य का स्वर थोड़ा भारी हुआ। मैं जानती हूँ वो तुम्हारी माँ है, मगर मैं उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं हूँ, क्योंकि मैं अपनी मॉम तारा जैसी दिखती हूँ। प्रॉब्लम यह है कि अगर मैं कोई और होती, किसी और परिवार से होती, तो शायद वो मुझे खुशी खुशी स्वीकार कर लेती, मगर वो दूसरी तारा को अपने घर की बहू बनाकर कैसे रख सकती हैं? शौर्य हताशा में अपना सिर सीट पर मारने लगा। क्या बकवास है, मैं ये सब नहीं मानता। तुम्हें मानना पड़ेगा शौर्य, क्योंकि यही कड़वा सच है। तो फिर क्या सोच रही हो तुम? अब क्या करना चाहती हो? शौर्य ने सीधे उसकी आंखों में देखकर पूछा। अनन्या ने पूरी दृढ़ता से कहा, मैं तुमसे अलग घर की मांग कर रही हूँ। अगर तुम मुझे अलग रख सकते हो तो मेरे डैड मुझे अभी विदा कर देंगे। मैं तुम्हारी मॉम के साथ एक ही छत के नीचे नहीं रह सकती। मैं किसी की नफरत सहते हुए घुट घुट कर नहीं जी सकती। मेरा ये हक है कि तुम मुझे एक शांत और सुरक्षित माहौल दो। मैं कोई गलत मांग नहीं कर रही, मैं सिर्फ अपना अधिकार मांग रही हूँ तुमसे। उसने शौर्य की आंखों में देखते हुए अपनी बात पूरी की। शौर्य सिंह, अगर तुम मुझे अपनी मॉम से अलग नहीं रख सकते, तो मैं कभी विदा होकर तुम्हारे घर नहीं आऊंगी। अगर ये गायत्री देवी की जिद है, तो अब ये मेरी भी जिद है। यूं समझ लो कि अब की बार गायत्री देवी और अनन्या आमने सामने हैं। शौर्य हैरान होकर अपनी वाइफ के चेहरे के बदलते एक्सप्रेशंस को देखता रहा। वो बहुत ही अटल और गंभीर अंदाज में बोली, जिससे साफ पता चला था कि वो अपने इस फैसले से पीछे हटने वाली बिल्कुल नहीं थी। शौर्य ने गहरी सांस ली और पूछा, और अगर मैं ये कहूँ कि मैं अपने पेरेंट्स से दूर अलग घर में नहीं रह सकता, तो तुम्हें मुझसे, अनन्या के शब्द वहीं रुक गए, तो तुम्हें मुझसे दूर रहना पड़ेगा। मैं गायत्री देवी के साथ एक ही छत के नीचे नहीं रह सकती। जब वो मुझसे इतनी नफरत करती हैं, तो मैं उनके साथ एक घर में कैसे रहूं? ये मुमकिन ही नहीं है। मैं इस घुटन की आदी नहीं हूँ, इसीलिए प्लीज। ये कहते हुए अनन्या तेजी से कार से उतर गई। शौर्य को अपनी जिंदगी में पहली बार एहसास हुआ कि प्यार कभी कभी जान लेने का हौसला भी रखता है। घर पहुंचकर शौर्य अपनी मॉम के सामने खड़ा हो गया। उसकी आंखों में इस बार एक अजीब सी जिद थी। मैं चाहता हूँ अब आप पूरे सम्मान के साथ विदाई की बात करने के लिए आनंद प्रकाश के सामने जाएं। प्लीज मॉम, मैं आपको छोड़कर अलग नहीं रहना चाहता, लेकिन जब तक आप अपने दिल से नफरत खत्म नहीं करेंगी, अनन्या इस घर में नहीं आएगी। आपको भगवान का वास्ता ये पुरानी दुश्मनियां खत्म कर दे, जिनका आज कोई मतलब नहीं है। गायत्री देवी ने हाथ में पकड़ा अखबार बंद किया और सोफे से उठी। वो एक बेहद खूबसूरत और कीमती साड़ी पहने हुई थी। उन्होंने शौर्य की तरफ देखा। तुम जानते हो मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है? मेरे साथ प्रॉब्लम तुम्हारे डैड आनंद प्रकाश से नहीं है। मैंने तो उस इंसान से कभी बहुत सच्चा प्यार किया था। उसे तो मैं फिर भी बर्दाश्त कर लूंगी। मेरी नफरत तुम्हारी वाइफ के चेहरे से है। मैं उस शक्ल को इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं उसका क्या करूं, तुम बताओ? क्या वो प्लास्टिक सर्जरी करवा लेगी? अगर ऐसा है तो कल ही विदाई करा लेते हैं, वरना बैठी रहे अपने डैड के घर में। शौर्य का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। अच्छा, तो आप चाहती हैं कि आपका बेटा फिर से सुसाइड करने की कोशिश करे? तुम मुझे ब्लैकमेल नहीं कर सकते शौर्य, गायत्री देवी चिल्लाई।
मैं कर सकता हूँ मॉम, अगर आप यही चाहती हैं तो ठीक है। मैं आपको छोड़कर हमेशा के लिए चला जाता हूँ। जैसा अनन्या चाहती है मैं वैसा ही करूँगा। इकलौता बेटा हूँ ना मैं आपका, रह लीजिए मेरे बिना, फिर जीत जाएँगी आपका अहंकार और हार जाऊँगा मैं। तो दोस्तों ये कहानी का पहला भाग यहीं पे ख़त्म होता है। अगला एपिसोड बहुत जल्द ही इस चैनल पर प्रसारित कर दिया जाएगा। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।